पीढ़ियों से लोग यह जानना चाहते रहे हैं कि असल में बुल्गारियाई कहां से आए। क्या वे प्राचीन थ्रेशियन लोगों के वंशज हैं या बाद में स्लाविक और स्टेपी जनजातियों के मेल से बने। इतिहास ने कई सिद्धांत दिए, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं। अब आधुनिक डीएनए अनुसंधान वह सच दिखा रहा है जो पुराने अभिलेख नहीं बता सके। एक ऐसी गहरी निरंतरता जो हजारों साल पीछे तक जाती है और बुल्गारिया के अतीत को समझने का तरीका बदल देती हैं। सदियों से बुल्गारियाई लोग एक सवाल पूछते आए हैं, हम सच में कहां से आए हैं। समय के साथ तीन प्रमुख विचार बने। पहला, कि आधुनिक बुल्गारियाई सीधे प्राचीन थ्रेशियनों से उतरे हैं। वे लोग जिन्होंने हजारों साल पहले बाल्कन में शहर और कब्रें बनाई। दूसरा सिद्धांत कहता है कि वे प्रोटो बुल्गार जनजातियों से आए जो वोल्गा नदी के आसपास की स्टेपी इलाकों से आकर पहले बुल्गारियाई राज्य के संस्थापक बने। तीसरा विचार था कि उत्तर से आए स्लाविक कबीले आज की आबादी के मुख्य पूर्वज हैं। हर सिद्धांत में कुछ सच्चाई थी, मगर पूरा सच किसी में नहीं था। पर जब वैज्ञानिकों ने कलाकृतियों और भाषाओं से आगे बढ़कर डीएनए पर नजर डाली, कहानी पूरी तरह बदल गई। प्राचीन खंडाहर एक कहानी कहते थे, मध्यकालीन इतिहास दूसरी, और दोनों में मेल नहीं था। पुरातत्वविदों ने थ्रेशियन कब्रें, स्लाविक मिट्टी के बर्तन और प्रोटो बुल्गार किलों के अवशेष पाए, पर उनकी परतें एक दूसरे में घुली मिली थीं। यूनानी, बीजेंटाइन और अरब लेखकों के रिकॉर्ड ने जानकारी तो बढ़ाई, मगर उलझन भी। वे अक्सर एक ही लोगों को अलग अलग नामों से बुलाते या सदियों बाद की घटनाएं लिखते। सांस्कृतिक मेलजोल ने जातीय सीमाएं और धुंधली कर दी। नई जनजातियां स्थानीय रीति रिवाज और भाषाएं अपनाने लगीं। इतिहासकार असर और गतियों का पता लगा सके, पर रक्त संबंध नहीं। जैविक प्रमाणों के बिना हर सिद्धांत अधूरा रहा। फिर एक नए तरह का पुरातत्व जन्मा, जो पत्थर में नहीं, जीन में लिखा था। करीब 2 दशक पहले एक बड़ी खोज हुई जिसने वैज्ञानिकों को इंसानी हड्डियों से सीधा इतिहास पढ़ने की क्षमता दी। प्राचीन डीएनए अनुक्रमण तकनीक से वे दांतों और हड्डियों के छोटे छोटे हिस्सों से आनुवंशिक सामग्री निकालने लगे और पूरे जीनोम को फिर से जोड़कर वंश और प्रवास के पैटर्न समझने लगे। इन आनुवंशिक मानचित्रों की तुलना यूरोप और एशिया की प्राचीन व आधुनिक आबादियों से की गई। जल्द ही बुल्गारियाई पुरातत्वविदों ने भी इसमें भाग लिया और काजान लाक, वारना और स्वेश्तारी जैसे स्थलों से नमूने भेजे। हर हड्डी में उन लोगों के सूक्ष्म निशान थे जो हजारों सालों के अंतर से जीवित थे। जब इनका डीएनए आज के बुल्गारियाई लोगों से मिलाया गया, तो पहली बार यह परखा जा सका कि पुराने कथनों में कितना सच था। और उन हड्डियों से निकले पहले नतीजे वैज्ञानिकों को हैरान कर गए, क्योंकि वे एक अप्रत्याशित दिशा दिखा रहे थे। सबको उम्मीद थी कि आधुनिक बुल्गारियाई डीएनए में स्लाविक या स्टेपी वंश का प्रभुत्व होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब शोधकर्ताओं ने प्राचीन जीनोम की तुलना आज के लोगों से की, तो उन्हें एक मजबूत आनुवंशिक निरंतरता मिली, जो नवपाषाण और कांस्य युग तक जाती थी। आधुनिक बुल्गारियाई जीन का बड़ा हिस्सा उन्हीं स्थानीय किसानों और पशुपालकों से मेल खाता था जो यहां 6000 साल पहले रहते थे। यह संबंध दिखाता है कि प्राचीन थ्रेशियन लोग, जिन्हें विलुप्त मान लिया गया था, दरअसल यहीं रहे और अपनी आनुवंशिक विरासत आगे बढ़ाते रहे। आक्रमणों और प्रवासों के बावजूद बाल्कन की मूल आनुवंशिक परत प्रमुख रही। थ्रेशियन धरोहर, जो सदियों तक अन्य संस्कृतियों के नीचे छिपी रही, बेहद स्थायी निकली। अगर थ्रेशियन कभी गायब नहीं हुए, तो आखिर उनके साथ कौन मिला और आज के बुल्गारियाई बने? बुल्गारिया की आनुवंशिक कहानी को समझने के लिए हमें उसे एक मोज़ेक की तरह देखना होगा, न कि एक ही रंग में। आधुनिक बुल्गारियाई डीएनए का सबसे बड़ा हिस्सा प्राचीन बाल्कन आबादी से आता है, उन्हीं थ्रेशियनों से जिनकी आनुवंशिक रेखा प्रागैतिहासिक युग से चली आ रही है। एक छोटा हिस्सा, लगभग 10 से 15% उन स्टेपी जनजातियों से जुड़ता है जिन्हें प्रोटो बुल्गार कहा जाता है, जो 7वीं सदी के आसपास उत्तर पूर्व से आए। स्लाविक योगदान मध्यम है, लगभग 30 से 40%, जिसने भाषा और संस्कृति को अधिक प्रभावित किया, शरीर विज्ञान को नहीं। बाद की परतों में ग्रीक बसने वाले, रोमन शासन, बीजेंटाइन संपर्क और ऑटोमन प्रभाव के हल्के निशान जुड़े।
इन सब ने मिलकर एक जटिल लेकिन संतुलित मिश्रण बनाया, परिवर्तन बिना प्रतिस्थापन के। पर डीएनए अकेले यह नहीं समझा सकता कि ये सूत्र एक पहचान में कैसे जुड़े। संस्कृति ने वहां से आगे कहानी पूरी की, जहां आनुवंशिकी ने छोड़ी थी। जीन ये बता सकते हैं कि कौन कहां रहा, पर यह संस्कृति तय करती है कि कौन एक राष्ट्र बनता है। जब स्लाव बाल्कन में बसे, तो उनकी भाषा ने धीरे धीरे पुरानी स्थानीय बोलियां बदल दी और बुल्गारियाई पहचान की नींव रखी। 9वीं सदी में ईसाई धर्म के आगमन ने एक साझा आस्था दी, जिसने विभिन्न समूहों को एक प्रणाली में जोड़ा। प्रोटो बुल्गार, जिन्होंने शुरुआती बुल्गारियाई राज्य का ढांचा बनाया, विजेता नहीं बल्कि सेतु साबित हुए, जिन्होंने सत्ता और व्यवस्था दी, प्रभुत्व नहीं थोपा। समय के साथ इन सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्तों ने अलग मूल के लोगों को एक समुदाय में पिरो दिया। साझा रीति रिवाज, आस्था और शासन ने वह आकार दिया जो सिर्फ आनुवंशिकी नहीं दे सकती थी। पर इन सभी बदलावों के नीचे वही प्राचीन परिवार उसी जमीन पर बसे रहे, हर साम्राज्य के उठने और गिरने के बीच। बुल्गारिया कभी अलग थलग नहीं था, वह यूरोप की आनुवंशिक कहानी के केंद्र में था। कुछ सबसे पुराने साक्ष्य इसी भूमि से मिले हैं, जैसे वारना संस्कृति, जिसने 6000 साल पहले दुनिया का सबसे पुराना सोने का आभूषण बनाया। बाद में स्टेपी से आए यमनाया चरवाहों ने नए जीन और तकनीकें यूरोप में फैलाईं, जो स्थानीय बाल्कन किसानों के साथ मिल गईं। कांस्य और लौह युग के दौरान बुल्गारिया ने माइसीन सभ्यता, काला सागर और निकट पूर्व को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों को एकजुट किया। अपने स्थान की वजह से लगभग हर बड़ी प्रवास लहर जो यूरोप को आकार देती रही, इन घाटियों और मैदानों से गुजरी। बुल्गारिया यूरोपीय जनसंख्या इतिहास का जीवित रिकॉर्ड बन गया। इसका मतलब है कि जब हम बुल्गारिया के डीएनए का पता लगाते हैं, तो हम सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि यूरोप के खाके को समझ रहे होते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी इतिहास को मिटाती नहीं, उसे और गहराई देती है। आज के बुल्गारियाई डीएनए दिखाते हैं कि राष्ट्रीय पहचान शुद्धता नहीं, बल्कि टिकाऊपन और अनुकूलन का प्रतीक है। प्राचीन बाल्कन रेखा अब भी मजबूत है। उसमें स्लाविक और स्टेपी प्रभावों ने भाषा, परंपरा और गति जोड़ी है। यह मिश्रण हार का नहीं, बल्कि लचीलापन का संकेत है, इस बात का सबूत कि लोग बदलाव को अपनाते हुए भी अपनी जड़ें ने खोशर नहीं खोते। सदियों की लड़ाइयों और साम्राज्यों के बावजूद शुरुआती बाल्कन बसने वालों की आनुवंशिक डोर कभी नहीं टूटी। परिवार वहीं रहे, फिर उठे और अपनी विरासत उन्हीं घाटियों और मैदानों में आगे बढ़ाते रहे जहां उनके पूर्वज रहते थे। बुल्गारिया की कहानी याद दिलाती है कि पहचान अलगाव से नहीं, निरंतरता से पनपती है। और अगर थ्रेशियन आज के बुल्गारियाई लोगों के भीतर अब भी जीवित हैं, तो कौन जाने हमारी ही नसों में और कौन सी खोई हुई सभ्यताएं फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही हों।